अगर दोस्तों आपसे मैं ये कहूं कि हमारे देश की सबसे ताकतवर किताब कौन सी है, तो शायद अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग ये कहेंगे कि कोई हिंदू धर्म को फॉलो करता है तो कहेगा कि नहीं रामायण है, नहीं कहेगा महाभारत है, या फिर कहेगा कि गीता से अच्छी कोई किताब नहीं है। कोई अगर इस्लाम धर्म को फॉलो करता है तो ये कहेगा कि नहीं कुरान से बढ़कर कोई किताब नहीं है। कोई अगर सिख धर्म को फॉलो करता है तो ये कहेगा कि गुरु ग्रंथ साहिब से बढ़कर कोई किताब नहीं है। कोई अगर ईसाई धर्म को फॉलो करता है तो कहेगा कि बाइबल से बढ़कर तो कोई किताब ही नहीं है। इसी तरीके से जैन धर्म, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग अपने अपने धर्मों की किताबों को सर्वश्रेष्ठ बताएंगे। लेकिन दोस्तों आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे देश की जो सबसे ताकतवर और सबसे पावरफुल किताब है वो है हमारा देश का संविधान। अब हमारा देश का संविधान सबसे पावरफुल कैसे है? क्योंकि हमारा देश का संविधान की किताब हमें यह सिखाती है कि हमारा देश कैसे चलेगा, हमारे देश की सरकारें कैसे चलेगी। हमारे देश की सरकार के जो 3 अंग है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, वह किस आधार पर चलेगी, हमारा देश का संविधान हमें यह बताता है। और साथ ही यह इतना पावरफुल है कि 140 करोड़ भारतीयों को यह अधिकार देता है कि अगर आप हमारे देश के नागरिक हैं तो आपको यह अधिकार दिए जाते हैं कि आपको जीवन जीने का अधिकार है, आपको वोट डालने का अधिकार है, आपको स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है, आपको कहीं भी पूरे देश में कहीं भी घूमने का आपको अधिकार है, साथ ही आपको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, आपको व्यापार करने का अधिकार है। वो हमारे देश के संविधान की किताब हमें यह अधिकार देती है जिसके अनुसार हमारा देश चलता है। अब दोस्तों पड़ोसी देशों की हालत हम देखें, अब पाकिस्तान को देख लो। पाकिस्तान में आज तक कोई भी ऐसी सरकार नहीं है जो अपने 5 साल पूरे कर सकी हो। वहाँ पर 5 साल से पहले ही सरकारें गिरा दी जाती हैं, वहाँ पर तख्ता पलट हो जाता है और वहाँ पर आर्मी चीफ अपना सर्वेसर्वा अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। इसी तरीके से बांग्लादेश में देख लो, अभी शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ। श्रीलंका में देख लो, म्यांमार में देख लो, आंग सान सू की सरकार का तख्ता पलट हुआ। और अभी ताज़ा ताज़ा नेपाल में देख लो, केपी शर्मा ओली की सरकार का तख्ता पलट हुआ। तो हमारे पड़ोसी देशों का जो संविधान है वो काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन जो हमारा देश का संविधान है वो काफ़ी पावरफुल है। क्या हमारे देश में कभी तख्ता पलट हुआ? आज से आज़ादी के बाद से आज तक कभी नहीं हुआ और ना ही कभी आने वाले समय में तख्ता पलट होगा। यह हमारे देश के संविधान की बहुत महत्वपूर्ण और विशेषता है और इसी को बहुत बड़ी ताकत माना गया है। अब दोस्तों हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है हमारे देश के संविधान को पढ़ना, क्योंकि अगर हमारे देश के संविधान को अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम जान ही नहीं पाएंगे कि हमारा देश कैसे चलता है, हमारा देश की सरकारें कैसे काम करती हैं, हमारे क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं, इसके बारे में हम कभी जान ही नहीं पाएंगे। अब दोस्तों इसलिए हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है संविधान की जानकारी प्राप्त करना। लेकिन हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना ये देखिए कि जो आजकल के जो बच्चे हैं उनको पैदा होते ही मोबाइल थमा दिया जाता है। जब तक वो दूध ही नहीं पिएगा, खाना ही नहीं खाएगा, जब तक उसको मोबाइल पर कुछ दिखाई नहीं देगा, उसको मोबाइल हाथ में नहीं दिया जाएगा। क्योंकि इतने बिजी हो गए ना इंसान, सब अपने अपने मोबाइलों में बिजी है, बच्चों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके बाद बच्चे क्या करेंगे? इसके बाद गेम खेलना स्टार्ट कर देंगे। जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे रील देखना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद गेम खेल खेल के उनकी आंखें ऐसी हो जाती हैं जो काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं। यह हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है। जैसे विदेशों में काफ़ी इस बारे में बहुत प्रतिबंध लगाया गया है कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के हैं या फिर 18 वर्ष से कम उम्र के हैं उनको मोबाइल रखने के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। ऐसे ही हमारे देश में भी करना चाहिए। अब दोस्तों जो कोई मोबाइल में बिजी है वो व्हाट्सएप के ज्ञान ले रहा है, जो भी कोई व्हाट्सएप पे दे रहा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो भी कहाँ पर भी मिल रहा है वो ज्ञान ले रहा है, लेकिन किताबें उन्होंने पढ़ना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से हमारे देश के संविधान को जानने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। आज का युवा चाहता ही नहीं है जानकारी प्राप्त करना। लेकिन दोस्तों आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कोई भी हो, चाहे हमारे देश का बच्चा हो या बूढ़ा हो या जवान हो या फिर किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा हो या गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहा हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर मजदूरी करता हो, हर इंसान को हमारे देश के संविधान की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से हम किसी भी इंसान से यह सवाल पूछ सकते हैं, चाहे कोई नेता हो या फिर कोई भी पढ़ा लिखा इंसान हो, उससे हम हमारे देश के बारे में वाद विवाद कर सकते हैं, हमारा देश किस आधार पर चल रहा है उस पर विचार विमर्श कर सकते हैं और साथ ही किसी भी नेता से सवाल पूछ सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया। अब दोस्तों जैसे अगर हमारे संविधान के बारे में हमें जानकारी प्राप्त नहीं है तो कोई भी ऐसा एरा गैरा नेता आ जाएगा और हमारी कमजोरियों का फ़ायदा उठाकर हम पर राज करते हुए जाएगा, जैसे हमारे देश में आजकल हो रहा है। क्योंकि नेता इतने पढ़े लिखे नहीं हैं जितना आम इंसान पढ़ा लिखा होता है, और वैसे ही लोग राज कर रहे हैं जो इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं, और आज उनसे सवाल करने की किसी की हिम्मत भी नहीं है। कोई ये सवाल ही नहीं कर सकता किसी विधायक या फिर किसी विधायक तो छोड़ो, किसी सरपंच या फिर
मुखिया से सवाल करने की किसी की हिम्मत नहीं है। लेकिन जब हमें नॉलेज होगी पूरे संविधान की कि आपने ऐसा क्यों किया, हमारे गांव में या फिर हमारे शहर में ऐसा होना चाहिए था विधायक बनने के बाद, लेकिन क्या हुआ कि जब वोट पड़ने की बारी आती है तो वोट देकर हम भूल जाते हैं कि कौन नेता है कौन नहीं है। इसे सुधरना बहुत ज़रूरी है, इसे सुधारना बहुत ज़रूरी है, और सबसे ज़रूरी है हमारे देश के संविधान की जानकारी प्राप्त करना, जिससे हमें पता चल सके कि हमारे अधिकार और साथ ही हमें पूरे देश के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके कि संसद कैसे काम करती है, प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं, राष्ट्रपति कैसे बनते हैं, न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट हमें क्या अधिकार देता है, उन सब के बारे में हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों चलते हैं कि आखिर हमारे देश में संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय भारत आज़ाद हुआ तो हमारे देश को जरूरत पड़ी कि हमारा देश जो भी चलेगा वो किस आधार पर चलेगा, कि कुछ न कुछ तो नियम कानून होने चाहिए जिस आधार पर हमारा देश चल सके। इसी के लिए संविधान बनाया गया, जिससे हमारा देश का संविधान, हमारा देश चलता है, हमारे देश के नियम कानून चलते हैं। अब संविधान का मतलब ही होता है सम प्लस विधान, मतलब समान नियम और कानून, समान नियम कानून। विधान मतलब नियम कानून या जो भी नियम कानून कायदे होते हैं, समान नियम कानून, इसे ही संविधान कहा गया, जिसके अनुसार हमारा देश चलता है। अब दोस्तों आप कहोगे कि हमारा देश आज़ादी से पहले क्या संविधान नहीं था क्या? उसकी आज़ादी से पहले तो संविधान ही नहीं था, फिर भी हमारा देश कैसे चलता था? तो उस समय राजा हुआ करते थे और अलग अलग राजाओं के अलग अलग संविधान हुआ करते थे, उनके अलग अलग नियम कानून परंपराएं, अलग अलग उनके भगवान हुआ करते थे। लेकिन हुआ ये था कि जैसे पूरे देश में बहुत सारे राजा थे, ऐसा नहीं था कि एक ही राजा था। जैसे अकबर के टाइम मुगल काल में हम देखें तो पूरे लगभग पूरे भारत पे, साउथ इंडिया फिर मेवाड़ को छोड़कर पूरे भारत पे एक छत्र शासन था। तो एक छत्र शासन के अनुसार ही नियम कानून और विधान चलते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मराठा साम्राज्य टूटा, फिर इसके बाद क्या हुआ, मुगल साम्राज्य टूटा, फिर मराठा साम्राज्य आए, राजस्थान के राजा थे, पूरे भारत में अलग अलग राजा थे जो अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्रों पर राज कर रहे थे। अब उनके अलग अलग नियम कानून थे, जिसकी वजह से वो आपस में ही लड़ते रहते थे। अब अगर पूरे देश को चलाना है तो उसका एक ही नियम कानून और विधान होना चाहिए, जिसी की वजह से संविधान का निर्माण किया गया। अब राजाओं से पहले जैसे हम बाहुबली फिल्म में देखें कि कहते हैं यही वचन है, यही मेरा शासन है, मेरा वचन ही मेरा शासन है, मतलब पूरा बेड़ा गर्क करके रख देती है वो औरत, राजमाता शिवगामी देवी। मतलब उसको इतना घमंड हो जाता है कि वो कहती है कि मेरा वचन ही मेरा शासन है। सफलता हर इंसान को ऐसी ऊंचाई पर ले जाती है जहां पर रुकना बहुत कठिन होता है। अगर हम वहां पर ज़्यादा देर तक रुक कर रहना चाहते हैं तो हमें बिल्कुल भी अहंकार, बिल्कुल भी घमंड नहीं करना चाहिए, नहीं तो वापस लुढ़कने पर, नीचे आने में कोई देर नहीं लगेगी। इसी तरीके से बाहुबली फिल्म में देखे कि शिवगामी देवी का अहंकार इतने आसमान पर पहुंच गया था कि जिसे जो उसने कह दिया है वो ही कानून बन जाता था, क्योंकि उस समय उनका जो शासन था या फिर उनका जो क्षेत्रफल था वो काफ़ी बढ़ गया था और काफ़ी ताकतवर साम्राज्य था। अहंकार में डूबकर ही उसने अपने साम्राज्य का विनाश करवा लिया। इसी तरीके से प्रत्येक इंसान में यह होना चाहिए कि अहंकार को अपने से दूर रखना चाहिए। अब दोस्तों जैसे राजाओं के टाइम पे अलग अलग नियम कानून और विधान होते थे, लेकिन वो आपस में लड़ते रहते थे। अब पूरे देश को चलाने के लिए एक नियम कानून की जरूरत है, इसीलिए संविधान बनाया गया। अब राजाओं से पहले क्या होता था, कबीले हुआ करते थे और कबीलों के सरदार हुआ करते थे। कबीलों का मतलब होता है ऐसी, मतलब 50, 100 या 500 लोगों का ऐसा समूह है जिसके अलग अलग नियम, अलग अलग अपने भगवान, अलग अलग परंपराएं उनकी, मतलब एक कबीले की एक समान नियम कानून और परंपराएं और उनके भगवान हुआ करते थे। लेकिन वो कबीलों के जो सरदार थे उनका ही एक सर्वोच्च निर्णय होता था, और वो क्या है, कबीले छोटे छोटे क्षेत्रों में फैले हुए थे, जिसकी वजह से वो आपस में ही लड़ते रहते थे। अब पूरे देश को चलाना होता तो एक नियम की जरूरत पड़ती, एक कानून की जरूरत पड़ती, एक संविधान की जरूरत पड़ती। अब जैसे कबीलों के बारे में आप जानना चाहो तो एक फिल्म है बहुत अच्छी, वो है जमाने से क्या डरना, संजय दत्त की। आप एक बार देखना, उसमें बहुत अच्छी तरीके से कबीलों के बारे में बताया गया है और कबीले के जो नियम कानून है वो किस तरीके से काम करते हैं उसमें बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। आप उसे देखोगे तो मजा आ जाएगा। जिस तरीके से पहले जो कबीले चलते थे, फिर उसके बाद राजा हुए तो राजाओं के अलग अलग होते थे, और उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद अलग से संविधान बनाया गया और संविधान के अनुसार आज तक हमारा देश चलता है। अब दोस्तों जब भारत का संविधान बनाया गया तो देश चलने लगा।
अब जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया गया और उसके मुखिया बनाए गए नेहरू जी। अब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, अब अंतरिम सरकार का गठन किया गया तो नेहरू जी को पीएम बनाया गया। अब दोस्तों मजे की बात देखिए, कुछ लोगों का ये कहना है कि नेहरू जी को क्यों पीएम बनाया गया। हमारे देश में बहुत बुद्धिजीवी लोग ये बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि नेहरू जी को प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए था, अगर नेहरू जी प्रधानमंत्री नहीं बनते तो पीओके नहीं जाता, साथ ही आज जो भारत है उससे और तरक्की करा हुआ रहता। लेकिन उनको यह पता नहीं है, उनको ज्ञान ही नहीं है। वो कहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री होना चाहिए था या फिर सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री होना चाहिए, कुछ लोग ये भी कहते हैं। अब दोस्तों देखिए, पटेल जी की मृत्यु हुई 1950 में और सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई थी विमान दुर्घटना में 1945 में। अब भारत में आम चुनाव कब करवाए गए? 1951 और 1952 में। अब 1951-52 में कांग्रेस की सत्ता आई और नेहरू जी को प्रधानमंत्री चुना गया। और चुनाव के बाद, उससे पहले तो अंतरिम सरकार बनाई गई थी ना। अंतरिम सरकार का मतलब ये होता है कि जब तक चुनाव नहीं हो जाते उससे पहले एक इंसान को ऐसा मुखिया बना दिया जाता है कि तब तक आप सरकार चलाओ। जैसे बांग्लादेश में देख लो, संसद भंग हुई पड़ी है और मोहम्मद यूनिस ऐसे पगले आदमी को वहां पर बैठा रखा है जिन्होंने अपने देश को बेच दिया, वो अंतरिम सरकार का मुखिया बनाया गया है। अब इसी तरीके से अंतरिम सरकार का मुखिया नेहरू जी को बनाया गया था, लेकिन उस समय इसलिए बनाया गया था कि अंग्रेजों को यह लगता था कि इनको बनाकर कम से कम ये तो सिखा दिया जाए, आज़ादी के बाद 2-5 सालों में ये सिखा दिया जाए कि सरकार कैसे चलती है, क्योंकि 200 साल तक तो अंग्रेजी चला रहे थे। अब भारत वालों को भी ये पता होना चाहिए कि सरकारें कैसे काम करती हैं, कैसे सरकार चलती है। उसके अनुसार जब तक आम चुनाव नहीं हो जाते तब तक पूरी व्यवस्था नहीं कर ली जाती। इनको यह पता चल जाएगा कि सरकार को कैसे चलाना है, देश को कैसे चलाना है। तो जब तक आम चुनाव हुए 1951-52 में, तब तक नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे और अंग्रेजों ने भारत को यह सिखाया कि देश कैसे चलाया जाता है और भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई। अब दोस्तों पटेल जी और नेहरू जी, ये पटेल जी और बोस जी का तो काम पहले ही है, मृत्यु उनकी हो चुकी, तो ये कैसे प्रधानमंत्री बनते हैं। अब जैसे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भारत 2014 के बाद ही आज़ाद हुआ है। मतलब ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी लोग भारत में बैठे हैं, मतलब ये तो सोचने की बात है। अब सोचो, आज़ादी हमारे देश के उन महान वीर सपूतों की गौरव गाथा या फिर खून से लिखी गई है जिन्होंने उस समय, आज एक मुखिया से सवाल करने की हिम्मत नहीं होती, उस समय पूरे ब्रिटिश एम्पायर को हिलाकर रख दिया था। उस समय उन्होंने ऐसे एम्पायर से पंगा लिया था जिसे पूरे वर्ल्ड में कभी उनका सूर्यास्त नहीं होता था, उनके साम्राज्य का। आज आप एक विधायक से सवाल करके पूछ लो, आज आप देश के किसी भी इंसान से या फिर जो सरकार में बैठे हैं उनसे आप सवाल करके पूछ लो, आपको वही दबा दिया जाएगा। आपकी हिम्मत ही नहीं है, एक सरपंच से सवाल करने की हिम्मत नहीं है आपकी। उस समय पूरे ब्रिटिश एम्पायर से लड़ना, उस समय इतने साधन भी नहीं थे कि जो संचार व्यवस्था के कोई साधन नहीं थे, उस समय इंटरनेट नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, मोबाइल नहीं था कि संपर्क स्थापित किया जा सके। उस समय हमारे देश के वीर सपूतों ने ऐसी कुर्बानियाँ दी और कुछ तो बहुत सारे लोग तो ऐसे थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनके बारे में आज तक हमें पढ़ने को मिलता ही नहीं है। अज्ञात ऐसे लोग थे जिन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने खून के कतरे कतरे से, ऐसे बलिदानों से हमारी आज़ादी बुनी गई थी। और आजकल के लोगों को ऐसे लगता है कि 2014 के बाद ही आज़ादी आई है। ऐसे लोगों को तो ऐसा हसर करना चाहिए कि उनकी पुश्तें याद रखें। अब दोस्तों, जब भारत आज़ाद हुआ तो संविधान का निर्माण हो गया और नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। उसके बाद क्या हुआ, इनके प्रधानमंत्री बनने के बाद संविधान के अनुसार हमारा देश चलने लगा। अब हमारे देश को जो संविधान को जो बनाने वाले लोग हैं, जो ऐसे ऐसे महान लोग हैं, मैं नमन करता हूं इनको कि ऐसे ऐसे महान लोगों के हाथों में हमारा देश का संविधान का निर्माण हुआ। अब इन्होंने क्या किया कि जैसे ऐसा तो था ही नहीं कि इन्होंने खुद से ही अपने देश का संविधान का निर्माण कर लिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरी कमेटी ने क्या किया, जो भी विदेश के जो भी संविधान थे उनका सबका अध्ययन किया, कि ऑस्ट्रेलिया का संविधान का अध्ययन किया, यूएसए अमेरिका का संविधान का अध्ययन किया, कनाडा, यूके का तो खैर लिखित संविधान नहीं है, लेकिन बहुत सभी देशों के संविधानों का अध्ययन किया। और जो भी अच्छी चीज़ लगी, हमारे देश के जो महान संविधान निर्माता थे उनको जो भी अच्छी चीज़ लगी वो हमारे देश के संविधान में ग्रहण कर ली गई। और वो क्या क्या ग्रहण करी गई थी वो हम आगे चलकर जब संविधान को पढ़ेंगे तो उसमें सब जानकारी प्राप्त हो जाएंगी।
जिसकी वजह से इतना विशाल हमारे देश का संविधान बनाया गया कि आज तक भी हमारा देश का संविधान चल रहा है और आदि अनंत काल तक हमारा देश उसी संविधान के अनुसार चलता रहेगा। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय के हिसाब से उस समय के जो महान बुद्धिजीवी लोग थे उन्होंने ऐसे संविधान का निर्माण किया था। अब दोस्तों उस संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था संविधान के निर्माण में। अब पड़ोसी देशों को देखें हम, पाकिस्तान में 1956 में संविधान का निर्माण हुआ था। आज़ादी बराबर मिली, आज़ाद बराबर हुए, लेकिन 1956 में कहाँ पर? पाकिस्तान में। और उसके बाद भी इन्होंने क्या किया? अपना संविधान बदल दिया। इसके बाद पाकिस्तान वालों ने क्या किया? 1973 में संविधान बदल दिया और बोले अब इस्लामिक राष्ट्र के अनुसार, इस्लाम के अनुसार संविधान चलेगा, शरीयत कानून के अनुसार संविधान चलेगा। शरीयत कानून क्या होता है? इस्लामिक रीति रिवाजों या नियम कानूनों के अनुसार अपने देश का संविधान का निर्माण कर लेना या फिर अपने देश में नियम कानून बना देना शरीयत कानून कहलाता है। तो इस्लाम के अनुसार यहाँ पे संविधान का निर्माण किया गया और पहले ही 1956 में जाके बना था, उसको बदलकर 1973 में बनाया गया, जिसके अनुसार संविधान पाकिस्तान चल रहा है। इसी संविधान के अनुसार वहाँ पर तख्ता पलट होता है और साहदी वहाँ पर संशोधन भी कर लिए जाते हैं। ऐसे ऐसे कर लिए जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं है, जिसकी वजह से ये लगातार भिखारी देश बनता जा रहा है। अब दोस्तों भारत के संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। इसमें क्या है? कुल टोटल 22 भाग हैं। 22 भाग हैं, मतलब लेसन भी कह सकते हैं। साथ ही जैसे पहले स्कूलों में पढ़ाया जाता था, पाठ पढ़ाए जाते थे, उस तरीके से 22 पाठ हैं, 22 लेसन हैं, 22 भाग हैं। अब इनमें एक एक लेसन में अलग अलग कुछ चैप्टर दिए गए हैं। उन चैप्टरों को कहा गया है आर्टिकल। ये आर्टिकल कुल टोटल है 395, 395 आर्टिकल हैं। इन्हें हम कहते हैं अनुच्छेद। इन्हें ही हम अनुच्छेद कहते हैं। इन 395 अनुच्छेदों के अलावा 12 अनुसूचियां भी जोड़ी गई हैं हमारे संविधान में, जिसे शेड्यूल कहा जाता है। शेड्यूल कहा जाता है 12 अनुसूची। जिसे शेड्यूल कहा जाता है। तो हमारे संविधान में बस इतना ही है, 22 भाग टोटल। उनमें कुछ चैप्टर दिए गए हैं जिन्हें अनुच्छेद आर्टिकल कहा जाता है। 395 अनुच्छेद हैं और साथ ही 12 शेड्यूल या अनुसूची रखी गई है। अब 12 शेड्यूल रखने का मतलब क्या है? अनुसूची रखने का मतलब क्या है कि आर्टिकल जो संविधान संसद में आर्टिकलों में क्या है, जो अनुच्छेद हैं उनमें संशोधन करना काफ़ी जटिल प्रक्रिया है। अब इसमें कुछ विषय ऐसे रखे गए हैं, कुछ जैसे कोई भी नियम कानून कुछ ऐसे रखे गए हैं जो शेड्यूल में दिए गए हैं, अनुसूचियों में दिए गए हैं, जिन्हें संसद आसानी से परिवर्तित कर सकती है, आसानी से बदल सकती है। तो कुछ जो भाग हैं या फिर कहें कि कुछ जो व्यवस्थाएं हैं वो इन शेड्यूल में की गई हैं, इन अनुसूचियों में की गई हैं, जिसकी वजह से इनको बदलना काफ़ी आसान है। पहले ये अनुसूची 8 हुआ करती थी, फिर इसमें 4 जोड़ दी गई, अब कुल टोटल 12 अनुसूची हैं, जिसके बारे में भी हम अध्ययन कर लेंगे और बहुत कम समय में ही हम संविधान की आने वाली क्लासों में हम अध्ययन कर लेंगे। दोस्तों अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुसूचियों के बारे में, उसके बाद आर्टिकल पढ़ लेंगे और संविधान को खत्म कर देंगे, संविधान की पूरी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम संविधान के बारे में जो भी जानकारी हमारे इस चैनल पर साझा करेंगे वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँच सके और आप जान सके कि हमारे देश का संविधान क्या है। जय हिंद, जय भारत।